हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 1 एंड 2 अगस्त 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। नासा ने मंगल ग्रह पर पहला हेलीकॉप्टर भेजा है 30 जुलाई को। तो इस मार्स मिशन के रोवर का नाम बताएं जिस रोवर में वो हेलीकॉप्टर रखा हुआ है। इसका आंसर होगा परसिवरेंस। ओके, परसिवरेंस। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, इसलिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा। ओके, देखिए, मार्स प्लेनेट पर अब तक 4 रोवर भेजे जा चुके हैं और ये 5वां जो है वो भेजा जा रहा है। तो ये सारे नासा ने ही भेजे हैं और 30 जुलाई को ये रोवर लॉन्च किया गया है। इसका नाम है परसिवरेंस। ओके, और इसमें जो हेलीकॉप्टर है उसका नाम है इंजेन्युटी। ओके, और ये नाम भारतीय मूल की अमेरिकी स्टूडेंट है वनीजा रूपाणी, तो उन्होंने ही रखा था। ओके, नासा ने मांगा था नाम दुनिया भर के स्टूडेंट से, लोगों से, तो ये नाम उसके द्वारा ये रखा गया था, रूपाणी के द्वारा। ओके, अच्छा, जुलाई में इंपॉर्टेंट बात ये हुई है कि 3 मार्स मिशन लॉन्च हुए हैं इस दुनिया से, इस पृथ्वी से। ओके, कौन कौन से? तो यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात से होप मिशन लॉन्च हुआ है। चीन ने लॉन्च किया है तियानवेन, और अब यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने परसिवरेंस इसको लॉन्च किया है। ओके, एटलस 5 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है और ये कब पहुंचेगा वहां पर, मार्स पर? तो ये जो रोवर है परसिवरेंस वो 18 फरवरी 2021 को मार्स पर लैंड करेगा, यानी नेक्स्ट ईयर। ओके, तो क्या करेगा ये परसिवरेंस, क्यों इंपॉर्टेंट है? और पहले नाम को देख लेते हैं। परसिवरेंस का मतलब होता है दृढ़ता, मतलब ऐसा मुश्किल काम जिसके लिए हम जूझ रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, वो है परसिवरेंस। दृढ़ता के साथ हम काम कर रहे हैं उसको कहते हैं। ओके, तो ये रोवर जो है मंगल ग्रह के जो एंशियंट लाइफ है, यानी प्राचीन काल का जो जीवन रहा है, उसके सबूत खोजेगा। वैज्ञानिकों के सामने सवाल है कि क्या प्राचीन काल में लाइफ के लिए वहाँ पर सुटेबल कंडीशन थे, इसके सबूत ढूंढने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि मार्स पर ये कहाँ पर उतरेगा, यानी परसिवरेंस रोवर जो है वो कहाँ पर उतरेगा। तो देखिए, मेरे बगल में आप देख रहे होंगे नासा की तरफ से ये वीडियो बनाया हुआ है, आर्टिफिशियल वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे उतरेगा ये परसिवरेंस वहाँ पर। तो ये रोवर जो है मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर पे उतरेगा। ओके, जेजेरो क्रेटर, क्रेटर मतलब गड्ढा। ये करीब 3.5 अरब साल पहले अस्तित्व में आया था। एक झील का स्थल है और साइंटिस्ट का ये मानना है कि मार्स पर अरबों साल पहले नदियाँ बहती थी, और जब भी कोई एस्टेरॉयड इस मार्स से यानी मंगल पर को हिट करता था, टकराता था, तो वहाँ गड्ढा बन जाता था और बहुत सारे गड्ढे वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो उनमें पानी भर जाता था और कुछ वक्त के बाद ये झील में यानी लेक में तब्दील हो जाता था। तो जेजेरो क्रेटर के साथ भी यही हुआ था, वो बन गया था। और वैज्ञानिक इसको लेकर आश्वस्त हैं क्योंकि जेजेरो क्रेटर में पानी के आने का चैनल भी है और जाने का भी चैनल है। मतलब कि यहाँ पर पहले पानी भरा होगा, जैसा कि आप देख रहे हो। ओके, तो वहाँ पर डेल्टा डिपॉजिट भी है, वहाँ डेल्टा नज़र आते हैं। डेल्टा तभी बनते हैं जब पानी का बहुत ज़्यादा बहाव होता है। डेल्टा मतलब, मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, जैसे पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है, वहाँ जो डेल्टा है उसी की तरह का। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया वहाँ रहा हो, तो उसी बैक्टीरिया के सबूत जो है ढूंढे जाएंगे। अगर कोई प्रिजर्व अभी तक हो बैक्टीरिया, उसके बारे में ढूंढा जाएगा, या मर चुका हो बैक्टीरिया और उसका कुछ भी उसके निशान मिल पाए, वो ढूंढे जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये परसिवरेंस जो रोवर है वो मार्स पर कैसे उतरेगा। तो मैंने पहले बताया आपको कि 18 फरवरी 2021 को ये मार्स पर लैंड करेगा। लैंडिंग जो है वो बहुत चुनौती भरा होता है, जैसा कि हम लोगों ने इसरो के मून मिशन चंद्रयान 2 के दौरान देखा था, बहुत दिक्कत होती है उसमें। तो मार्स पर जो परसिवरेंस की लैंडिंग होगी, आप मेरे बगल में देख रहे हो, कुछ इस तरह से होगा। ओके, स्काई क्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा इसमें। मार्स की सतह पर आने से ठीक पहले आप जैसा देख रहे हो कि रोवर जो है वो स्काई क्रेन से केबल से नीचे लटक जाएगा, और जेजेरो क्रेटर पर ये लैंड होते ही स्काई क्रेन का केबल रोवर से अलग हो जाएगा और स्काई क्रेन जो है वो अलग गिरेगा और रोवर सेफली वहाँ पर लैंड करने की कोशिश करेगा। ओके, और इसी रोवर में हेलीकॉप्टर रहेगा। रोवर परसिवरेंस में ही हेलीकॉप्टर होगा जिसका नाम है इंजेन्युटी। तो जब परसिवरेंस लैंड करेगा तो ये सतह से कुछ दूर चला जाएगा हेलीकॉप्टर को वहीं छोड़कर।
ओके। उसके बाद रोवर जो है वो अपने कैमरे से, आप जैसे देख रहे हो, इंजनिटी हेलीकॉप्टर की फ़्लाइट देखेगा, और अगर फ़्लाइट सफल होती है तो एक बहुत अच्छी बात होगी। ओके, तो सवाल यहाँ उठता है कि हेलीकॉप्टर की क्या ज़रूरत है वहाँ पर, और क्या करेगा हेलीकॉप्टर। देखिए, ये जो हेलीकॉप्टर बनाया गया है ये फ़्लाइट बस डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट है, ये देखने के लिए कि मंगल पर हेलीकॉप्टर उड़ाना कितना मुमकिन है। दरअसल मंगल का जो एटमॉस्फेयर है, यानी वायुमंडल, वो पृथ्वी के मुकाबले काफ़ी थिन है, यानी बहुत कम घनत्व का है। तो यहाँ हेलीकॉप्टर के पंख से जो हवा का दबाव देखने को मिलेगा वो उतना असरकारक नहीं होगा जैसा कि पृथ्वी पर मिलता है, यानी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा हेलीकॉप्टर को। ओके, यहाँ पर आसान है मंगल की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर जो हवा है वो काफ़ी डेंस है, यानी उसका घनत्व बहुत अच्छा खासा है, जैसा घनत्व मंगल पे नहीं है। ओके, तो मंगल पर जो भेजा जाने वाला जो टेस्टिंग है एक तरह से हेलीकॉप्टर, ये वहाँ के एनवायरनमेंट की स्थिति को देखेगा कि कैसे वो उड़ सकता है। ओके, और उड़ भी सकता है कि नहीं वहाँ पर हेलीकॉप्टर का फ़ायदा यही होता है कि फील्ड ऑफ व्यू काफ़ी बढ़ जाता है, दूर तक देख लेते हैं, उससे पता चलता है कि आगे कैसे जाना है। ओके, और आपको बता दूं कि इस हेलीकॉप्टर की लाइफ मात्र 30 डेज़ है, लेकिन अगर इसकी कंडीशन बेहतर रही तो आगे भी काम करता रहेगा। ओके, तो इंजनिटी हेलीकॉप्टर जो है वो सोलर पावर से चलेगा और एक दिन में मात्र 3 मिनट ही फ्लाई कर पाएगा। ओके, और टोटल जो है 1.8 किलोमीटर की उड़ान ये भरेगा। ठीक है, देखिए ये हेलीकॉप्टर क्यों इम्पॉर्टेंट है। वजह यह है कि इस हेलीकॉप्टर के भेजने का जो मकसद है वो ये है कि भविष्य में जब मार्स पर ह्यूमन मिशन जाएगा, एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे वहाँ पर, तो उनके लिए ऐसा हेलीकॉप्टर तैयार किया जाए जिसमें वो सफ़र कर सके, वहाँ हेलीकॉप्टर पे फ्लाई कर सकें। ओके, तो अब थोड़ा सा जान लेते हैं। ये थोड़ा मैं डिटेल बता रहा हूँ, आप लोगों को लग भी रहा होगा, लेकिन बहुत सारे लोग चाहते हैं कि थोड़ा डिटेल मैं बताऊँ। तो ये रोवर परसिवरेंस जो है उसमें कौन कौन से उपकरण हैं। देखिए, बहुत सारे उपकरण हैं जो कि मार्स के सरफेस की, यानी वहाँ के भूतल की जो है वो रिसर्च करने में काम करेगा। बहुत तरह के कैमरे हैं इसमें, आप मेरे बगल में देख रहे हो। तो ये नासा का मिशन है, लेकिन फ्रांस, स्पेन और डेनमार्क के भी कुछ इक्विपमेंट इसमें लगाए गए हैं रोवर में। जैसे फ्रांस का सुपर कैमरा है, स्पेन का विंड सेंसर है और डेनमार्क का रिमफैक्स एंटीना है। ओके, और इस रोवर में पहली बार माइक्रोफोन भी लगाया गया है। अब तक हम लोग मार्स में कैसी आवाज़ होती है उसको, साउंड, वहाँ के साउंड को नहीं सुन पाए हैं। अब तक जो भी रोवर भेजे गए हैं उसमें माइक्रोफोन नहीं था, लेकिन इस बार इसमें माइक्रोफोन लगाया गया है ताकि मंगल में कैसी आवाज़ होती है उसको समझा जा सके, जाना जा सके। ओके, अच्छा, क्या है ऑब्जेक्टिव परसिवरेंस के, ये मैं ज़्यादा इसके बारे में बता रहा हूँ क्योंकि ये अगर सफल रहा परसिवरेंस, जो रोवर है वहाँ पर लैंडिंग सफल रही और जो सोचा गया है उसके बारे में, जो ऑब्जेक्टिव जो तय किया गया है, अगर वो सफल रहा तो एक क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है। 4 ऑब्जेक्टिव इसके हैं। कौन कौन से? तो हैबिटेबिलिटी देखना, यानी वहाँ पर रहा जा सकता है या नहीं, सूक्ष्म जीव जो है वहाँ रहे हैं या नहीं। इसके अलावा बायो सिग्नेचर तलाशना, जैसे कुछ खास चट्टानों में वहाँ सूक्ष्म जीव के अंश हों। तीसरा है सैंपल इकट्ठा करना। देखिए, पहली बार जो है वो ड्रिल मैकेनिज्म का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। रोवर जो है वो चट्टान को ड्रिल करके एक सैंपल को वो जो है ट्यूब में रखेगा, ताकि भविष्य में अगर कोई मिशन वहाँ जाता है तो वहाँ से उस ट्यूब को यहाँ लाया जा सके पृथ्वी पर, और यहाँ के लैब में उसकी टेस्टिंग हो सके कि क्या क्या है। ओके, और फोर्थ है कि ह्यूमन मिशन की तैयारी करना। देखिए, अगर ह्यूमन वहाँ पर जाते हैं तो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, और पृथ्वी से सीमित मात्रा में ही ऑक्सीजन ले जाया जा सकता है। तो साइंटिस्ट ने ये तरीका खोजा है और कोशिश कर रहे हैं कि मंगल पर ही ऑक्सीजन बनाया जा सके। उसके लिए क्या किया गया, एक मॉक्सी नाम का एक प्रणाली बनाई गई है, एक्सपेरिमेंट किया गया। MOXIE, मेरे बगल में आप देख रहे हो उस चीज़ को, तो इसका फुल फॉर्म है मार्स ऑक्सीजन इसरो एक्सपेरिमेंट। ओके, देखिए, सारे साइंस जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें, जो इस रोवर में, उसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान खींचने वाला है वो मॉक्सी है। दरअसल मंगल के वातावरण में जो पाई जाने वाली जो गैसें हैं उसमें 96% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके,
और ऑक्सीजन कितना है, नाम मात्र का, मात्र 0.1%। तो इस एक्सपेरिमेंट के जरिए जो कार्बन डाइऑक्साइड से ही ऑक्सीजन बनाने की वहाँ पर कोशिश की जाएगी। कैसे? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, उसमें कार्बन के एटम होते हैं और साइड में 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। तो अगर ऑक्सीजन के 2 एटम को अलग कर लिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड से इन दोनों जो एटम है ऑक्सीजन के, उसको जोड़कर ऑक्सीजन बनाया जा सकता है। तो O2 का मॉलिक्यूल बनाया जा सकता है। तो वही चीज़ कोशिश करेगी। देखिए, पृथ्वी पर तो पेड़ पौधे हैं जो ऑक्सीजन बनाने का काम करते हैं। तो ये काम वहाँ पर मॉक्सी नाम का ये जो उपकरण है, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसके ज़रिए साइंटिस्ट वहाँ पर करना चाहते हैं, ताकि भविष्य में जो ह्यूमन मिशन हो उसके लिए वहाँ पर ऑक्सीजन वहीं पर मिल जाए। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा और मैं बता रहा हूँ आपको। इस मिशन की लागत क्या है? बहुत महंगा मिशन है ये। लॉन्च करने की कॉस्ट, रोवर और हेलीकॉप्टर बनाने की कॉस्ट जोड़े तो ये $2.4 बिलियन इसका खर्च होता है लगभग। अगर रुपए में कन्वर्ट करें तो करीब 18,000 करोड़ रुपए। ओके, और अगर मिशन ऑपरेशन के खर्च को भी जोड़ लें तो ये 2.8 से लेकर $2.9 बिलियन तक चला जाता है। आप इसी अंदाज़ा लगाइए कि भारत का जो, इंडिया का जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था, जो अभी भी मार्स पर एक्टिव है, वो ऑर्बिटर उसका चक्कर काट रहा है और अभी हाल में फ़ोटो भी उसने भेजा था, वो काम कर रहा है। तो उसका बजट मात्र 500 करोड़ रुपए था। ओके, तो डिफरेंस इतना ज़्यादा है। तो ये था पूरा जो USA का जो मार्स मिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वाकांक्षी योजना है, उसको लेकर। ओके, और ये बहुत ज़रूरी बात थी, इसलिए थोड़ा डिटेल बताया। देखिए, शॉर्ट में तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही जाती होगी, व्हाट्सएप पर बहुत सारे न्यूज़ आ जाते हैं। इसके अलावा कोई भी वेबसाइट आप देख लो तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन डिटेल जानना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हो तो उसके बारे में अंदर की बात आपको जाननी चाहिए। इसलिए हमारी कोशिश होती है, मेरी कोशिश होती है कि आपको पूरा डिटेल में बताया जाए, ताकि आप एग्जामिनेशन में आराम से लिख सको, समझ सको पूरी बात को। ओके, रटने से कोई फ़ायदा नहीं होता है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत लंबा हो गया पहला टॉपिक। क्वेश्चन होगा अगला, भारत सरकार ने किस तरह के टेलीविज़न सेट को प्रतिबंधित आयात की श्रेणी में शामिल कर दिया है? इसका आंसर होगा रंगीन टेलीविज़न। ओके, देखिए, ये जो प्रतिबंधित आयात की श्रेणी में डाला गया है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अब आएगा ही नहीं। प्रतिबंधित आयात की श्रेणी में डालने का मतलब ये होता है कि उस सामान के आयात के लिए आयातक को, यानी जो इंपोर्ट कर रहा है, उसको वाणिज्य मंत्रालय के DGFT से लाइसेंस लेना होगा। ओके, और इस कदम का ये मकसद है कि टेलीविज़न के जो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा दिया जाए और चीन जैसे देशों से गैर ज़रूरी वस्तुओं के आयात को कम करना। ओके, ऐसा होगा ऐसा कि भारत सरकार जिसको चाहेगी उसको लाइसेंस देगी सामान मंगवाने का। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि विदेश से रंगीन टेलीविज़न आना बंद हो जाएगा, लेकिन सरकार जिसके लिए चाहेगी वहीं से आएगा। मान लीजिए सरकार चाहती है कि चीन से ना आए, चीन को हम एक चोट दें क्योंकि उसने गलवान घाटी में जो हरकतें की हैं, हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा जो अभी भी कई सारे LAC के पॉइंट पे वहाँ अभी भी चीन ने वहाँ पर आया हुआ है इंडिया के एरिया में, तो एक तरह से ये मैसेज देने का काम किया गया है, लगातार किया जा रहा है। और दूसरा मकसद ये है कि भारत में जो टीवी के जो निर्माता हैं उनको बढ़ावा मिले। ओके, और भारत में टीवी का जो आयात होता था वो चीन, वियतनाम, मलेशिया, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और जर्मनी से आता है। ओके, तो ये जो नोटिफिकेशन वो किसने जारी किया है, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। तो विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT उसने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। ओके, अच्छा, एक डेटा मैं आपको दे दूं, आपके एग्जामिनेशन के इम्पॉर्टेंट होगा कि भारत ने 2019-20 यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर में $78.1 करोड़ के रंगीन टीवी का आयात किया था। ओके, इंपोर्ट किया था। कितना? $78.1 करोड़ मूल्य के रंगीन टीवी का आयात किया था। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2020 का अब तक का पूरा करंट अफेयर्स अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया लिंक विद नोट्स है। बहुत रिच कंटेंट है, 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन है, करीब 800 पेज हो गए हैं। इतना डिटेल में दिया गया है, आपको पूरा समझ में आएगा। जैसे मैं वीडियो में बताता हूँ डिटेल में, वैसे ही डिटेल में PDF में अवेलेबल होता है, तो वो आप ले सकते हो। और 2019 का भी है PDF और उसका बुक भी अवेलेबल है अमेजन पे।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। जून 2020 में देश के 8 कोर उद्योगों का उत्पादन कितना गिर गया, नीचे चला गया, कितना चला गया? आंसर होगा 15%। ओके, 15% गिर गया। मतलब कि अगर इस क्वेश्चन को इस तरह से लेंगे कि जून 2020 में 8 कोर उद्योगों का उत्पादन दर कितना रहा, उत्पादन वृद्धि कितनी रही, तो इसमें लिखेंगे हम -15%। ओके, और ये क्वेश्चन चूँकि है कि कितना गिर गया, तो 15% गिर गया। देखिए लगातार चौथे माह है, चौथे माह जब ये गिरावट हुई है, और इससे पहले मई में भी गिरावट हुई थी तो 22% गिरा था। ओके, 8 कोर उद्योग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हैं ये भी जानना जरूरी है। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो बता दूं मैं, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में अक्सर आता है इन 8 कोर के बारे में। 8 कोर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके बारे में, कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं, फर्टिलाइजर्स है, स्टील, सीमेंट और बिजली के जो उद्योग हैं वो सब इसमें आते हैं। ओके, और अगर पिछले साल जून की बात करें तो 1.2% की बढ़ोतरी हुई थी। तो आप लोग सोच लोगे कि जुलाई खत्म हो गया तो जून की क्यों बात करें इससे पहले की। तो देखिए 1 महीने बाद ये रिपोर्ट जारी होती है। ओके, तो जुलाई की जो रिपोर्ट है वो अगस्त के लास्ट में ये जारी होगा। ओके, क्यों गिरा है नीचे? तो लॉकडाउन का असर है, कोरोना की वजह से इंडस्ट्री ठप है, तो इसलिए ऐसा हुआ है। तो इन 8 उद्योगों का जो उत्पादन कितना रहा है जून में, मेरे बगल में आप देख रहे हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा रक्षाबंधन पर। ओके, और इस साल विश्व संस्कृत दिवस जो है 3 अगस्त को राखी के दिन ये मनाया जाना है। ओके, देखिए 1969 में भारत सरकार ने यानी केंद्र सरकार ने रक्षाबंधन यानी श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, और इसके बाद से ही हर साल राखी के त्यौहार पर ही ये दिवस मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2020 में विश्व संस्कृत सप्ताह कब आयोजित किया गया है? विश्व संस्कृत सप्ताह, आंसर होगा 31 जुलाई से 6 अगस्त तक। ओके, देखिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटीज़ को और देशवासियों से भी विश्व संस्कृत दिवस और सप्ताह दोनों आयोजित करने की अपील भी की है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस देश के सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया, नए भवन का उद्घाटन किया? आंसर होगा मॉरिशस। ओके, मॉरिशस के प्रधानमंत्री जगन्नाथ के साथ उन्होंने वर्चुअली यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया है, और ये बिल्डिंग है वहाँ की राजधानी पोर्ट लुइस में। ओके, भारत की सहायता से ये बिल्डिंग तैयार हुई है। भारत ने 35.3 करोड़ डॉलर का विशेष एक आर्थिक पैकेज दिया था, और उसी से ये सुविधाएं वहाँ पर तैयार हो रही हैं। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में किस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जया जेटली को 4 साल की सज़ा सुनाई है? आंसर होगा समता पार्टी। ओके, हालांकि बाद में समता पार्टी जो है जनता दल में मिल गई थी, और बाद में जनता दल यूनाइटेड भी हो गया था, और जनता दल सेकुलर हो गया था अलग। ओके, तो 30 जुलाई 2020 को सीबीआई के विशेष जज ने ये सज़ा सुनाई है। इसके अलावा रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी मुरुगई उन पर को भी ये सज़ा सुनाई गई है। ये मामला 2000-2001 की एक डिफेंस डील से जुड़ा हुआ मामला है। कुछ आरोप लगा था कि भ्रष्टाचार हुआ है डिफेंस से रिलेटेड मामले में। ओके, और इसका खुलासा किया था 2001 में तहलका न्यूज़ पोर्टल ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत को फ्रांस से 5 लड़ाकू विमान राफेल मिला है, यानी भारत ने खरीदे हुए हैं, बहुत सारे खरीदे हैं 36, तो उसमें से 5 आ गए हैं। तो इसे किस 17 स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है? तो स्क्वाड्रन का नाम बताएं। आंसर है गोल्डन एरो। ओके, नाम आप ध्यान रखना। 29 जुलाई को 5 राफेल जो हैं वो शामिल हुए हैं भारतीय वायुसेना के बेड़े में। फ्रांस से ये उड़े थे और अम्बाला एयरफोर्स पर पहुँचे, और एक बेहतरीन लड़ाकू विमान इसको माना जाता है। और इसकी अगवानी जो है सुखोई 30 MKI ने की। 2 विमान वो उसके साथ आ रहे थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आंसर होगा इसका 30 जुलाई। ओके, मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता
और जो पीड़ित व्यक्ति हैं उसकी रक्षा के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोच अशोक मुस्ताफ़ी, उनका निधन हुआ है दिल का दौरा पड़ने से 30 जुलाई 2020 को, तो किस खेल से जुड़े थे? आंसर होगा क्रिकेट। वो कोलकाता के रहने वाले थे और जो पूर्व भारतीय कप्तान और अभी जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली, उनको भी कोचिंग वो कुछ वक्त तक दे चुके हैं। 86 ईयर के थे अशोक, उनका निधन हो गया है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने कोर्ट, मेट्रो और एयरपोर्ट, इसके अलावा जो प्रतिष्ठित संस्थान है उसकी सुरक्षा के लिए विशेष फोर्स के गठन को मंजूरी दी है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ओके, इस फोर्स का नाम क्या होगा? उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, UPSSF। ओके, इसका जो गठन होगा वो CISF के तर्ज पे किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा हार्दिक सतीश चंद्र शाह। ओके, इससे पहले वो प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव थे। गुजरात कैडर के 2010 बैच के IAS अधिकारी हैं वो। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और किस खिलाड़ी को खेल विभाग में उप निदेशक यानी डिप्टी डायरेक्टर बनाया है? आंसर होगा कविता दलाल। ओके, तो उन दोनों को उप निदेशक के तौर पर नियुक्ति दी गई है। हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी नियम 2018 के तहत ये उप निदेशक का पद दिया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय मूल के किस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया? मतलब भारतीय मूल के हैं वो, सिंगापुर के ही नागरिक हैं, वहाँ पर वो विपक्ष के नेता बने हैं। आंसर होगा प्रीतम सिंह। ओके, वो वर्कर्स पार्टी से हैं। उनकी पार्टी ने इस बार जो सिंगापुर में आम चुनाव है, जनरल इलेक्शन हुए, उसमें 93 सीट में से 10 सीट यानी 10 सीटें जीती हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। आंसर होगा इसका 30 जुलाई। ओके, और ये जो डे है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2011 में घोषित किया था। फ्रेंडशिप के लिए है, मतलब कि लोग जो हैं देश, रंग, लिंग, धर्म, इन सब के बाधाओं को तोड़कर दोस्ती करें, दोस्ती को मजबूत रखें, संबंध अच्छे रखें, उसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 2 दिनों का, 1 और 2 अगस्त 2020 का। ओके, कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। आपके हर कमेंट्स को मैं देखता हूँ, ज़्यादातर जवाब देना नहीं हो पाता है, लेकिन मैं ज़रूर कमेंट करता हूँ। और हाँ, आप में से अगर कोई कंटेंट क्रिएटर के तौर पर जुड़ना चाहता है इस YouTube चैनल से, तो आप लोगों का स्वागत है। आप ये अपना रिज्यूम वो भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको देना होगा। ओके, और इसका जो PDF है, अभी जो आपने वीडियो देखा वो अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में, तो क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए ये PDF, वरना लिंक गायब हो जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके।